आइए आज देखते हैं क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये पहला क्लास है। सबसे पहले अपने लोग जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा क्या होता है। दो चर वाला वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चर पद का घात एक हो उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक ना, डिफिनेशन क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए। डिफिनेशन हम क्या लिखाए हैं, दो चर वाला समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें दो चर होता है। सबसे पहले अपने लोग जानेंगे समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है यदि किसी बीजीय व्यंजक बराबर 0 दिया रहे तो उसे कहते हैं समीकरण। ठीक ना, लेकिन उस बीजीय व्यंजक में परिभाषा लिखा है दो चर होना चाहिए, एक चर नहीं, दो चर होना चाहिए। एक x होना चाहिए, दूसरा y होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। एक चर x लिए, इसमें भी कोई संख्या लगा दीजिए। 8x + 9y = 8। अब देखिए ये समीकरण आपका बन गया। समीकरण क्यों, तो बराबर के बाद कुछ संख्या दिया होती है, समीकरण बन गया। ठीक ना, इस समीकरण में क्या गो चर पद है, दो गो चर पद है। पहला चर पद, दूसरा चर पद। पहला चर पद x है, दूसरा y है। तो हम परिभाषा क्या बोले थे, वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो और प्रत्येक का घात एक हो। इस चर पद का x का घात कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है। तो ये हो गया आपका क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है, उम्मीद है आपको भी क्लियर हो गया होगा। किसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो और प्रत्येक चर पद का घात एक हो तो उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक ना, अब इस दो चर वाला रैखिक समीकरण को तो जान गए। अब इन पे हम थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण पे, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है ना, इसका हल जब करते हैं, जब सिंगल पीस समीकरण रहता है इसका हल करते हैं, इसका हल अनंत हल होता है। ठीक ना, कहिएगा कुछ गलत बतला रहे हैं, कुछ गलत नहीं बतला रहे, आप बस बने रहिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण का जब हल ज्ञात करेंगे तो इसका हल अनंत होता है। किसी भी प्रकार का समीकरण रहे तो इसका हल अनंत होता है। इसका हल को लिमिट करने के लिए, उचित हल ज्ञात करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण जब भी रहता है तो सिंगल पीस में नहीं रहता, ये डबल पीस में रहता है, मतलब युग्म बना के रहता है, दो दो का पेयर बना के रहता है। एक समीकरण रहेगा, केवल एक समीकरण है, कहेंगे इसका हल कितना है, तो इस समीकरण का हल अनंत है। ठीक ना, इसी में जब दो समीकरण दे देंगे, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण और दे देते हैं 3x + 8y = 12। अब इसमें कितना समीकरण हो गया, एक समीकरण ऊपर वाला, एक समीकरण नीचे वाला, इसमें दो समीकरण हो गया। दोनों समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दोनों यदि एक साथ रहता है तो इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक ना, अपने लोग क्लास 10th में दो चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण युग्म ही पढ़ रहे हैं, अर्थात हर हमेशा दो समीकरण रहता है, वो भी पेयर में। ठीक ना, जब दो समीकरण एक साथ रहता है तो इसका हल अनंत नहीं होगा। तो इसका हल तीन प्रकार का होता है। इसका हल कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। हल पे तो हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। ठीक ना, अभी सबसे पहले देख लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, SI फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का। आइए पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानिए। इसमें दो समीकरण हर हमेशा रहता है। ऊपर वाले को कहते हैं पहला समीकरण, डेट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट। इसको कहते हैं दूसरा समीकरण, डेट मीन्स इक्वेशन सेकेंड। ठीक ना, दो समीकरण रहता है। इस दोनों समीकरण में पहले कुछ कुछ संख्या रहता है, फिर चर पद रहता है। ठीक ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार होता है, a1x + b1y + c = 0। ठीक ना, C1 लगा दीजिए। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। 0 मतलब क्या, C को उधर भेज दिए तो माइनस में C चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ। इसमें देख लीजिए जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई संख्या है। ठीक ना, इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। जिसको इक्वेशन 1 कहेंगे उसके संख्या, उसके गुणांक वाला सब संख्या a1 b1 c1 1 1 के रूप में रहेगा। इक्वेशन 2 वाला का प्रत्येक का गुणांक जो होता है, यह गुणांक डेट मीन्स क्या, संख्या वाला टर्म जो होता है ये कहलाएगा a2 b2 c2, मतलब 2 2 के रूप में रहता है। जैसे अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, बोलेंगे इस समीकरण में a1 क्या हुआ, तो a1 हो गया 8,
इस समीकरण में b1 क्या हुआ, b1 यहाँ पे है तो b1 हो गया 9। इस प्रकार a1 b1 का निर्धारण करते हैं। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक ना। हाँ, अब चलिए अपने लोग चलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है, ठीक ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल तीन प्रकार का होता है, अर्थात इनके हल को तीन स्थिति में ज्ञात करते हैं। इसका कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि हल होता ही नहीं है, कभी ऐसा स्थिति होता है कि अनेक हल होता है, और कभी ऐसा स्थिति होता है कि केवल एक हल होता है। तो कब अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, कब केवल एक हल होता है, तो आइए उन पे चर्चा करते हैं। का स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर हम कर दिए हैं। अब आइए इनके हल का स्थिति जानेंगे, हल का कंडीशन, जो कब कैसा हल होगा। इसमें ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसमें एक्स वाई दो चर वाला है, इसमें सबके गुणांक को ले लीजिए। एक्स का गुणांक a1, y का गुणांक b1, लास्ट वाला c1 कहलाता है। इनमें कीजिए क्या, दोनों में डिवाइड कीजिए आप, ठीक है, दोनों में डिवाइड कीजिए। किसमें किसमें, a1 में a2 से डिवाइड दीजिए, a1 बाय a2, इसमें भी डिवाइड दीजिए b1 बाय b2, और लास्ट वाला में डिवाइड कीजिए c1 बाय c2, ठीक ना। तीनों यदि बराबर हो जाए, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, तीनों का रेशियो यदि बराबर हो जाए तो ऐसा स्थिति पे इसका अनेक हल होगा। कैसा हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक ना। यदि इसी में कौन कौन में दिए थे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ठीक ना। पहला दोनों बराबर हो जाए और लास्ट वाला बराबर न हो, ठीक ना। पहला दोनों बराबर और लास्ट वाला बराबर ना हो तो ऐसे स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ठीक ना। इसके बाद एक और स्थिति पैदा होता है जब तीनों बराबर ना हो, अर्थात a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ठीक ना। पहला आप देख लीजिए, तीनों बराबर हुआ था, इसमें पहला बराबर हुआ, दूसरा बराबर नहीं हुआ। इसमें से यदि कोई भी बराबर ना हो, ठीक ना, तो ऐसा स्थिति में केवल एक हल होगा, केवल एक हल, ठीक ना। इसका क्या, केवल एक हल होगा। जरा गौर से देख लीजिए, कैसे याद कैसे रखिएगा, तीनों बराबर, इसमें हम तीनों बराबर दिए हैं तो क्या हो गया, अनेक हल। लास्ट वाला बराबर नहीं, शुरू वाला बराबर, अंतिम वाला बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं। पहले सीधा इसका जस्ट उल्टा, इसमें अनेक हल तो इसमें कोई हल होगा ही नहीं। लास्ट वाला तीनों यदि बराबर ना हो, ठीक ना, इसमें एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, क्या है, तीसरा ये वाला बराबर हो कि नहीं हो, ये बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमको इससे मतलब है यह दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। लास्ट वाला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। सिर्फ ये दोनों का रेशियो बराबर ना हो तो क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा, ठीक ना। तो ऐसा बात नहीं क्या ऑब्जेक्टिव में आपको बस ऐसा ही पूछ देगा, ये कंडीशन दे देगा इसका कैसा हल है, जी नहीं। इसका और भी दूसरा भी नाम है, ये हो गया अनेक हल। अनेक हल का दूसरा भी नाम है, इसका एक और नाम है क्या, संगत हल, ठीक ना। इसका और नाम है क्या, संगत हल। या तो इसको कहिए अनेक हल, या तो इसको कहिए संगत हल। इसका एक और नाम है जो कि ग्राफ पे हम लोग रखते हैं, तब ग्राफ जब बतलाएंगे तब थोड़ा देर में बतलाएंगे, तब बतलाएंगे ऐसा क्यों। इसका एक और नाम है, वो नाम है संपाति, ठीक ना। इसका चलिए कोई हल नहीं, इसका दूसरा नाम है असंगत। इसका दूसरा नाम है समांतर। इसका अनेक, केवल एक हल का दूसरा नाम है संगत, इसको संगत भी कहते हैं। इसका और भी नाम है अद्वितीय हल, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। इसका तीसरा नाम ग्राफ पे जब रखते हैं तो इसका नाम है प्रतिच्छेदी। ग्राफ में यह प्रतिच्छेद करता है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी। और भी एक नाम इसका चलता है, एक और भी नाम है, वो नाम क्या, हम सब नाम आपको हम बतलाते जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें है कौन, यह है संपाति। संपाति का दूसरा नाम है आश्रित, ठीक ना। ये कौन है, समांतर वाला का नाम है विरोधी।
ठीक ना। ये प्रतिच्छेदी का और एक तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा नाम उसको कहते हैं अविरोधी, ठीक ना। इस सब नाम के पीछे कुछ न कुछ कारण है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसका नाम ये रख दिया गया। इनके सब के पीछे का कुछ न कुछ लॉजिक है। जिसे अविरोधी क्यों बोले, इसको प्रतिच्छेदी क्यों बोले, अद्वितीय हल क्यों बोले, केवल एक हल क्यों बोले, संगत क्यों बोले, सबके पीछे का लॉजिक है, सबके नाम के पीछे का लॉजिक है। तो आइए अब सबके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ में आपको पता चल जाएगा जिसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, ठीक ना। चलिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, इसको ग्राफ पे कैसे पढ़ते हैं, ग्राफ पे कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो आइए उनको अब नज़र डालते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे होता है, ज़्यादा ध्यान दीजिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हुआ, इस फॉर्म को आप इसमें ABC, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कोई भी यहाँ संख्या है, इसको जब हम ग्राफ पे डालेंगे कैसे तो थोड़ा देर में बतलाएंगे, बस अभी ऐसा जानिए। इसको यदि हम ग्राफ पे डालेंगे तो ग्राफ पे डालने पे तीन प्रकार का ग्राफ होता है। सबसे पहले ग्राफ पे डालते कैसे, ग्राफ के लिए एक होता है आपका y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक ना। इस पर आइए ग्राफ होता है कैसे, ग्राफ जो होता है ये पहला वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा, दूसरा वाला का भी एक सरल रेखा प्राप्त होगा, अर्थात इस ग्राफ पे हमें दो सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होगा। इसको यदि ग्राफ पे अंकित करेंगे दो गो सरल रेखा प्राप्त होगा। वो दो सरल रेखा भिन्न भिन्न टाइप से हो सकता है कि कभी दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर चला जाए, ठीक ना। अर्थात ये वाला पहला वाला का ग्राफ ये हो जाएगा इक्वेशन 1, दूसरा वाला का ग्राफ खींचे इक्वेशन 2 का तो ये ग्राफ हो गया, ऐसा हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे को समांतर करेगा। समांतर देखिए, समांतर ग्राफ का हल होता है कैसे, ग्राफ का दोनों रेखा जब कहीं भी काटती है तो जहाँ पे काटेगा वही कटान बिंदु इस समीकरण का हल होता है, ठीक ना। अब बोलिए दोनों एक दूसरे को तो कहीं काट ही नहीं रही है, इसका हल होगा, इसका हल नहीं होगा। तो यदि ग्राफ का लाइन ऐसा होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। कोई हल कब नहीं होगा, ये कैसा कंडीशन को फॉलो करेगा तो कोई हल नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक ना। ये पहला दोनों बराबर और तीसरा का बराबर नहीं, ऐसा न स्थिति पे कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं का मतलब क्या, ये ग्राफ समांतर होगा, ऐसा यदि फॉलो करेगा, अर्थात इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, पहला दोनों का बराबर तीसरा का बराबर नहीं होगा, तो ऐसा स्थिति पे इसका ग्राफ का रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। और जब समांतर हुआ तो इसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। ऐसा स्थिति पे कोई हल नहीं होगा। अब ये नहीं कि हर हमेशा आपका दोनों रेखा समांतर होगा, हो सकता है ये रेखा समांतर नहीं हो, पहला रेखा वैसा हो और दूसरा ग्राफ का रेखा समांतर नहीं हो के प्रतिच्छेदी हो जाए। प्रतिच्छेदी मतलब क्या, ये ऐसे है तो दूसरा रेखा हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये कौन, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 का ग्राफ। तो ये एक दूसरे को काटती है, एक बिंदु पे काटा, अर्थात इसका एक हल होगा। एक हल होगा तो कब एक हल होगा, इसका कंडीशन क्या, इसका कंडीशन हो जाएगा आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2। पहला दोनों बराबर नहीं होगा, लास्ट वाला बराबर हो जाए कि नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहला दोनों बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति में इसका ग्राफ ऐसा होगा। और ऐसा यदि ग्राफ हुआ तो ये एक बिंदु पे काट रहा है तो इसका कहेंगे केवल एक हल। केवल एक हल, केवल एक हल का ही दूसरा नाम है अद्वितीय हल। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा हुआ, ग्राफीय निरूपण में दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसका दूसरा नाम प्रतिच्छेदी, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी, ठीक ना। तो अब चलिए, जरूरी नहीं है कि सब ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या सब ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो। इसमें एक और स्थिति आता है क्या, एक ग्राफ का एक रेखा हुआ, पहला इक्वेशन का यह एक रेखा हुआ और दूसरा इक्वेशन का रेखा इसी रेखा के ऊपर हो, अर्थात पहला का भी रेखा यही और दूसरा इक्वेशन का भी रेखा यही, दोनों का रेखा एक ही ग्राफ के ऊपर चले, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा हो, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात पहला इक्वेशन का ये समीकरण,
पहला इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ, दूसरा इक्वेशन का भी यही ग्राफ हुआ, ऐसा भी स्थिति होगा। अर्थात एक रेखा पे दूसरा रेखा है। ऐसा कब होता है? ऐसा होने के पीछे का लॉजिक देख लीजिए। ऐसा होता कब है? ऐसा होता है जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का मान इक्वल होता है, तब ये स्थिति पैदा होता है। ठीक ना। इस स्थिति में देख लीजिए, हम पहले बोले थे ग्राफ का हल कैसे निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन का हल कैसे निकालते हैं। दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पर काटती है, जहाँ पे काटा वही उसका हल हुआ। ये एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, तो बोलिए कहाँ कहाँ काटेगा? ये तो हर एक जगह काटेगा, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, तो काटा कहाँ? तो हर एक जगह काटा, हर एक बिंदु पे काटा। तो इसका हल क्या होगा? अनेक हल होगा। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। यदि ये अनेक हल हुआ तो इसका ग्राफीय निरूपण, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, इसे हम कहते हैं समपाती। समपाती मतलब क्या? समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, तो ये हो गया क्या? समपाती। तो आइए, आपको मतलब 100% समझ में आ गया होगा। जो इक्वेशन के अनुसार ग्राफ के अनुसार उसका नाम पड़ता है। जो इक्वेशन का नाम क्या है? एक हल है कि अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं, किसको समांतर कहते हैं, किसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, किसको संपाती कहते हैं, ग्राफ के अनुसार इनका अर्थ स्पष्ट कर दिए। ठीक ना। अब अपने लोग चलते हैं ग्राफ का हल, ग्राफ नहीं, इक्वेशन का हल। इक्वेशन का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक ना। इक्वेशन के ग्राफ पढ़ने के बाद क्या समझेंगे अपने लोग? अब इक्वेशन का हल अर्थात दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है, इसका हल अपने लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हल करने की विधि पर चर्चा करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, हल करने का कितना विधि है, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का बहुत सारा प्रोसेस है। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो आपके अपने सिलेबस क्लास 10th में है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जो आगे की क्लास अर्थात क्लास 12 में है। आज अपने लोग सबको जानेंगे जो दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक ना। हल करने का इनका सबसे पहला विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ठीक ना। ये ग्राफीय विधि क्या है? ग्राफीय विधि में इस दो चर वाला रैखिक समीकरण को ग्राफ पे डालते हैं, ग्राफ पे दोनों ग्राफ जहाँ पे काटती है वही उसका हल होता है, तो उस विधि को कहते हैं ग्राफीय विधि। इनका दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है तो आइए आगे बतलाते हैं। पहले सबको पहले एक जगह इकट्ठा तो कर लेते हैं। तीसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि। चौथा विधि हो गया वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि। पांचवा विधि हो गया आव्यूह विधि। छठा विधि हो गया सारणिक विधि। ठीक ना। कुल मिला के कितना विधि? 6 विधि। 6 विधि के बाद भी एक और विधि है। वो कौन सा विधि है? तो वो डिफ्रेंसिएशन से 7वां नंबर, सिलेबस से परे चल रहे हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 7वां एक और प्रोसेस है दो चर वाले रैखिक समीकरण को ज्ञात करने की। वो कौन विधि? डिफ्रेंसिएशन विधि। डिफ्रेंसिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलज विधि। अवकलज विधि। कुल मिला के कितना प्रोसेस? कुल मिला के हल करने का ऐसे 7 कुल मिला के 7 प्रोसेस। इस 7 प्रोसेस में ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक ना। मतलब अपने लोग को सिलेबस में पढ़ेंगे। नीचे का अगला 3 विधि जो है ये क्लास 12 में है। क्लास 12 में भी ये 2 ही प्रोसेस का मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। ये 7वां प्रोसेस जो है अवकलज विधि, ये ऑप्शनल विधि है। ठीक ना। इससे भी होता है लेकिन इसका उतना यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं यूजफुल है? क्योंकि इतने से इसका ज्ञात हो सकता है। हमें तो सिर्फ हल ज्ञात करना है। 12 को प्रोसेस से कीजिए, किसी भी प्रोसेस से कीजिए, हल तो वही ना होगा। इसीलिए उतना ज़्यादा को पढ़ते नहीं अपने लोग। चलिए, इसमें अपने लोग अब क्लास 10th में कौन कौन प्रोसेस पढ़ेंगे? सबसे पहला विधि ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि,
तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। ठीक ना, इसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले अपने लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि पढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइज 3.1 अध्ययन करना होगा। ये प्रतिस्थापन विधि पढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइज 3.2 अध्ययन करना होगा। किसका? क्लास 10th का ही, जो बुक अभी पढ़ा रहे हैं। विलोपन विधि पढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइज 3.3 हल करना होगा, इसको पढ़ना होगा। वज्र गुणनखंड पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 3.4 पढ़ना होगा और एक्सरसाइज 3.5 भी है। उसमें क्या? उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसमें आपको आपका अपना इच्छा है। इन चारों विधि में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि का प्रयोग करके एक्सरसाइज 3.5 बनाइएगा। और इस प्रकार 2 चर वाला रैखिक समीकरण का टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। ठीक ना, तो आइए सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में कैसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं, तो आइए उनका एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, उनको बतलाते हैं जो कैसे हल करते हैं। लेकिन 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल करने का जो पहला विधि है ग्राफीय विधि, ये आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। आपको मिलेंगे हम अगले क्लास में, एक्सरसाइज लेके आएंगे। उसी एक्सरसाइज में बतलाएंगे जो ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।